हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आज के सेशन में हमारे साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 के सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह कैसा विद्रोह था, क्या नेचर था, कहां से शुरू हुआ और उसका मौलिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, उसमें कौन कौन से नेताएं इन्वॉल्व हुए थे, पूरे भारत में अलग अलग सेंटर था, कहाँ कहाँ सेंटर था, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किया था। और आज शुरू कर रहे हैं 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। क्योंकि किसी भी घटना का अगर कारण है तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम सुनिश्चित ही होंगे। तो निश्चित तौर पर वह क्या परिणाम हुआ, इससे क्या भारत के पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट पड़ा, इन सारी बातों की चर्चा आज करेंगे। और यह विद्रोह क्यों असफल हुआ इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1857 के सिपाही विद्रोह का। ठीक है, परिणाम। 1857 के सिपाही विद्रोह का परिणाम, इम्पैक्ट। देखिए, इसके लिए दो चीज समझना जरूरी है। सबसे पहले 1857 के सिपाही विद्रोह किन परिस्थितियों के कारण हुआ था, आखिर वो क्या क्या कारण थे, वो दिमाग में हमें रखना जरूरी है। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने कुछ कारण बताया था, जिसमें हमने सबसे पहला कारण बताया था कि राजनीतिक कारण, जो मौलिक कारण था, जिसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। भले दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर था, लेकिन दोनों के कारण भारत के जनमानस को मौलिक रूप से कन्वर्ट कर दिया था। एक सोचने के लिए बाध्य हो गया था कि वह अपने राज्य को बचाने के लिए आखिर क्या करेंगे। उसके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति एक, ठीक है, पैनिक भाव उत्पन्न हो गया, साथ ही साथ घृणा भी उत्पन्न हुई। ठीक है, वह उनसे नफरत करने लगे और साथ ही साथ इस बातों के दिल में, मन में एक फीलिंग पैदा हुआ कि आखिर हम क्या करें कि देश में राष्ट्रीयता डेवलप हो। उधर ब्रिटिश सरकार के मन में भी ऐसा लगने लगा, ब्रिटिश सम्राट के मन में, कि आखिर भारत पे शासन करने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या वही रूल व्यवहारिक है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या जो भारतीय सोच रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, वैसा सिस्टम दे दिया जाए, या फिर खुद के द्वारा तैयार किए गए जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो घोषणाएं होगी, जो रूल होगा, जो ब्रिटेन में चल रहा है, उसी के तहत भारत में शासित किया जाए। इस तीनों में एक फाइनली डिसीजन इस पर किया गया कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन एक तरह से सुनिश्चित कर लिया कि भारत पर शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस विद्रोह का सारा रिस्पॉन्सिबल फिगर ईस्ट इंडिया कंपनी बन गए। तो हम लोग इन सारी बातों को पॉइंट आउट करके अगर कवर करते हैं तो समझ में अच्छी तरह से आ सकता है। ठीक है, इसके लिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए। जैसे पहला है विद्रोह के बाद भारत परिषद अधिनियम 1858 बनाया गया। पहला कारण है कि विद्रोह के बाद एक इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया,
1858 में, जिसको भारत सरकार अधिनियम भी कहा गया, उसके बनने के बाद उसमें कुछ घोषणाएं की गई। इसमें एक घोषणा की गई कि भारत में सत्ता को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था उससे शिफ्ट कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। दूसरा, यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य था, मुगल वंश थे, उसको फाइनली समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर एक लाइन मैं लिख सकता हूं, इसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हो गई तथा उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन सम्राट का प्रत्यक्ष रूप से शासन आरंभ हुआ। ठीक है। दूसरा कारण, पहला समझ में आ गया होगा, मैंने उसका भारतीय परिषद अधिनियम को भी बात किया। इस अधिनियम को एक विशेष नाम से भी जाना गया। ठीक है, वो नाम क्या था? इस अधिनियम को एक विशेष नाम से जाना गया। क्या नाम था इसका? इसे कहा गया, ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम को कहा गया भारत की स्वतंत्रता का महान, ये यहाँ अट नहीं रहा है, इसलिए हम इसे यहां लिख देते हैं। इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का महान मेग्ना कार्टा, महान मेग्ना कार्टा कहा गया। मेग्ना कार्टा क्या था? एक महान अधिकार पत्र था जिसके माध्यम से वो लिबर्टी का, स्वतंत्रता का एक नया तरीका दिया गया, नया अवसर दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला दूसरा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि विद्रोह के बाद भारत से मुगल साम्राज्य एवं शासन को पूरी तरह समाप्त कर दी गई। यानी कि भारत से मुगल अब खत्म हो गया, अब मुगल का वंश ही खत्म हो गया, मुगल शासन का अंत हो गया। ठीक है, ये दो पॉइंट इस पेज में हमने लिखा। अब यहाँ पर मुगल जो है, इसके बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि इसके बारे में कि जो मुगल था, ये मुगल एक तरह से कह सकते हैं कि ये मुगल अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु 1862 में की राजधानी रंगून में हुई। यहाँ पर मुगल शासन का अंत हो गया 1858 में, लेकिन मुगल बादशाह का अंत हुआ कब? 1862 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट में हम लोग, तीसरा जो परिणाम हुआ, तीसरा परिणाम क्या हुआ? तीसरा परिणाम में हम देखते हैं कि अब तक
जो ब्रिटेन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के संदर्भ में जो संधियां किया गया था या कुछ जो करार थे वो सारी संधियों को समाप्त कर दिया गया। विद्रोह से पूर्व के सभी संधियों या समझौतों को समाप्त कर दिया गया, जो गोद निषेध की नीति या धर्म या संपत्ति से संबंधित था। इसमें यह कहा गया कि अब भारत में ब्रिटिश भी नीतियां बनाई थी साम्राज्य विस्तार के लिए, वो सारे के सारे नीतियां अब डिजॉल्व हो गया, भंग हो गया। ठीक है। विद्रोह के बाद यह निर्णय किया गया कि अब भारत में ब्रिटिश सम्राट अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। ये बहुत ही मौलिक पॉइंट था। ध्यान से देखेंगे कि ब्रिटिश सम्राट ने यह घोषणा किया कि अब पूरा भारत ब्रिटेन का है, भारत जो है वह ब्रिटेन का है, इसलिए अब कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है वह अपनी साम्राज्य को फैलाएगा। अर्थात विस्तारवादी नीति खत्म हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से जो इंपेरियलिज्म सिस्टम था, जो एनेक्सेशन पॉलिसी था, उसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है। पांचवा नीति ये था, ठीक है, कि जो भी भारत के राजा थे या देशी रियासत के प्रशासक थे, उन सब को उसके अधिकार वापस कर दिए गए। देश के सभी देशी रियासतों, जमींदारों के सभी धार्मिक, राजनीतिक अधिकार वापस कर दिए गए। लेकिन कहा जाता है यह एक तरह से छलावा था। दिखाने के लिए ब्रिटिश सम्राट डायरेक्ट भारत पर शासन किया, सारे संधियों को भंग कर दिया, लेकिन शराब वही था। शराब के बोतल के रैपर बदल गए, सरकार के नीतियां वही रही, लेकिन सरकार जो थे फिगर बदल गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी फिगर बना था, अब ब्रिटिश क्राउन फिगर बन गया। लेकिन इसे भारत के लोगों में एक तरह से नई जागृति आई। वो जागृति क्या था? विद्रोह के बाद भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक राष्ट्रीयता का तेजी से विस्तार हुआ।
यानी कि लोगों ने यह अनुभव किया, फील किया कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। क्योंकि यह विद्रोह असफल जरूर रहा, लेकिन भारतीयों को सिखा दिया, भारतीयों की दिलो दिमाग में एक फीलिंग डेवलप किया कि आखिर स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए संघर्ष का तरीका क्या होगा। जिस तरह से 1857 की क्रांति के बाद जब 1913 में गदर पार्टी आया था, तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने यह 1857 के रेफरेंस में बहुत सारी घटनाओं को अपने गदर गुंज के नाम से प्रकाशित करते थे और देश के क्रांतिकारियों में जज्बा पैदा करते थे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन ने असफल हुआ, उसको दबा दिया गया, लेकिन भारतीयों के मन में एक नई जागृति आई कि आखिर स्वतंत्रता के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता का विस्तार हुआ, विकास तो तेज हो ही गया था, क्रिएशन हो गया था नेशनलिज्म का, लेकिन उसमें गति नहीं आई थी। 1857 के विद्रोह के बाद कई गतियां आई। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक विद्रोह ये पहले से हो चुका था, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कमियां आई। ठीक है, क्या कमी आई कि क्षेत्रीय आधार पर और तेजी से हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर तेजी से विद्रोह हुआ। 7वां पेज में हम लोग देख रहे हैं के बाद क्षेत्रीय स्तर पर कई छोटे छोटे विद्रोह हुए, इसमें नील विद्रोह प्रमुख था। 8वां नंबर का पॉइंट है जिसका परिणाम है, ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रशासन के लिए अब तक गवर्नर जनरल ही उत्तरदायी थे, लेकिन विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद बनाया गया तथा भारत का ब्रिटेन में प्रतिनिधित्व के लिए एक भारत सचिव का पद बनाया गया। यानी कि दो व्यक्तियों का, दो पदों का सृजन हुआ। एक पद हुआ वायसराय का पद, ठीक है, और एक पद हुआ भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट हुआ, जो लंदन में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 8 परिणाम हुआ। 1857 का सिपाही विद्रोह पूरी तरह से फेल्योर हुआ, लेकिन इस फेल्योर के लिए कुछ और भी कारण थे। क्या कारण था यह विद्रोह असफल हुआ? तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लिख रहा हूं। 1857 का विद्रोह
अंततः असफल रहा, लेकिन इस विद्रोह ने देश में राष्ट्रीयता को जन्म दिया। कुछ प्रमुख कारण विद्रोह के असफल होने का। इस पॉइंट को हम लोग अब डील करते हैं। इस पॉइंट को आप कवर कर लिए हैं, समझ में आ रहा है। 7वां 8वां पॉइंट इसमें लिखा है, फाइनली प्रशासन के लिए वायसराय और भारत सचिव का पद को क्रिएट किया गया। ठीक है, यह दो एक ऐसा पद था जो भारत की ओर से ब्रिटेन में और ब्रिटेन की तरफ से भारत में प्रशासक के रूप में नियुक्त हुआ। ठीक है, आखिर अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या था असफल होने का परिणाम। ठीक है, असफल होने का परिणाम क्या था? विद्रोह के असफल होने का प्रमुख कारण। ठीक है, विद्रोह के असफल होने का प्रमुख कारण क्या कारण था, इसको भी हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। यहां से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विद्रोह के असफल होने का कारण, पहला कारण है यह विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व था। विद्रोह का जो मुख्य नेतृत्व था, केंद्रीय लीडरशिप था, वह था बहादुर शाह जफर, जो काफी कमजोर साबित हुआ। ठीक है, तो यहां पर विद्रोह का केंद्रीय नेतृत्व का कमजोर होना, या कह सकते हैं मुगल बादशाह का कमजोर या अकुशल नेतृत्व। पहला कारण, क्योंकि 80 वर्ष की आयु में उन्हें वो सुख पुनः मिला था विद्रोही सिपाहियों के द्वारा, जो 1857 से पहले ही छीन चुका था और उसे लाल किला से बाहर रहने के लिए विवश किया गया था। उनकी सारी मुगलिया इंपायर का ऑथोरिटी को छीन ली गई थी। अब एक साधारण मुगल बन गया था, लेकिन विद्रोही सिपाहियों ने क्या किया, उसे फिर से मुगल इंपायर बनाया, भारत के प्रशासन का नेतृत्व उसे सौंपा, ताजपोशी किया गया था। इसी निर्णय में वह काफी पिछड़ गए। दूसरा था विद्रोह का अलग अलग नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव। क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि विद्रोही सिपाही जो थे वह अलग अलग नेतृत्व था, जैसे झांसी में अलग नेतृत्व कर रहा था, ग्वालियर में अलग नेतृत्व कर रहा था, इलाहाबाद में अलग नेतृत्व कर रहा था, कानपुर में अलग नेतृत्व हो रहा था। तो सारे जगहों पर अलग अलग नेतृत्व करता थे, तो राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों करेगा? राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय उद्देश्य जो भारत की आजादी थी, उसके बाद भारत को किसके हाथों में सौंपा जाएगा, यही एक समस्या थी। जस्ट आज के डेट में ऐसा कुछ लोगों का मानसिकता ये है कि भारत की पॉलिटिक्स में एक तरफ अगर एनडीए है तो उसमें वन फिगर मोदी जी का है,
और अगर दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन है, पहले यूपीए गठबंधन था, तो उसका अलग अलग फिगर था। लेकिन जो भी हो, अलग अलग फिगर में अगर किसी एक को अगर वास्तविक रूप से नेतृत्व सौंप दिया जाए तो निश्चित तौर पर वह काफी मजबूत बन सकता है। तो एक तरह से बिखरे हुए विद्रोही नेतृत्व को समेटना जरूरी था, लेकिन समेटा जा नहीं सका। ठीक है। तीसरा था कुशल, या इसको कह सकते हैं ब्रिटिश सेना नायकों का कुशल नेतृत्व, जैसे हडसन, निकलसन, कैंपवेल, ह्यूरोज टेलर, आदि, इन सब का बहुत ही जबरदस्त नेतृत्व था। ये सब हडसन, निकलसन, कैंपबेल, ह्यूरेज, टेलर, ये सब बहुत ही जबरदस्त नेतृत्व किया, जिसके कारण भारतीय सिपाही पराजित हुए। चौथा है भारतीय विद्रोही दलों में अनुशासन का कमी या अभाव। राष्ट्रीय एकता नहीं थी। ठीक है। संसाधनों का विद्रोही सिपाहियों के पास युद्ध संसाधनों का अभाव, जब कारतूस का प्रयोग जो किया गया वो भी कम थे। साथ ही साथ बुद्धिजीवी वर्गों, मध्यम वर्गों का विद्रोह से अलग रहना। बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग जो थे, वह कभी भी विद्रोहियों को मदद नहीं किया अपनी बौद्धिक विचारधारा से, क्योंकि उनका कहना था कि विद्रोही सिपाहियों के पास कोई एक विजन ही नहीं है, क्योंकि जिस चर्बयुक्त कारतूस की बात को लेकर विद्रोही सिपाही विद्रोह किया था, बगावत किया था, उसी संसाधन का, उसी कारतूस का उन्होंने विद्रोह के समय क्या किया, प्रयोग किया। निराधार एक ऐसा तर्क था जिसका देखा जाए तो कोई काट नहीं था। एक तरफ आप धर्म के लिए आप हर्ट का माध्यम बनाया उसको, लेकिन उसी का उन्होंने खुलेआम प्रयोग किया। यह भी एक कारण था। कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि 7वें नंबर पे हम देख रहे हैं। 7वां पॉइंट ये है, देश के कई देसी रियासतों का विद्रोह से अलग रहना, जो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार
को मदद किया। जैसे जैसे ग्वालियर का सिंधिया, सिंधिया ग्वालियर का सिंधिया, वडोदरा का गायकवाड़, इंदौर का भोंसले, etc। ये सब रियासत ब्रिटिश सरकार को इनडायरेक्टली मदद किया क्योंकि यह विद्रोहियों से कटा हुआ था। पेशवा अगर देखा जाए बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब ही इस विद्रोह में शामिल हुआ था। इसके बाद भी कुछ और भी कारण थे। ठीक है, विद्रोह का असमय आरंभ होना, यह भी कारण शामिल हुआ क्योंकि जिस समय में विद्रोह शुरू होना था उस समय में विद्रोह शुरू नहीं हुआ और काफी पहले ही विद्रोह शुरू हुआ और इसके प्रति जो साजिश थी वह साजिश रच दिया गया और बड़ी संख्या में रंगून से बर्मा रेजिमेंट से सैनिकों को भारत के सीमा पर ले आया गया, जिसके कारण भारत में जो ये विद्रोह था वह कमजोर साबित हुआ। ठीक है, साथ ही साथ भारत के संपूर्ण भागों में यह विद्रोह नहीं फैला था। दक्षिण भारत 9 नंबर में, दक्षिण भारत एवं पश्चिमी उत्तर भारत में यह विद्रोह आंशिक रूप से फैला। ठीक है, आंशिक रूप से फैला। तो ये दो कारण उत्तरदायी है इस विद्रोह के लिए। लेकिन एक बात समझना है कि इस विद्रोह का परिणाम स्वरूप जो भारतीयों के मन में फीलिंग हुआ आखिर वो क्या हुआ। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं झांसी की रानी अंत में समाप्त हो गई, काल्पनिक निकट उसकी गोली मार कर हत्या कर दिया गया। नाना साहब का वही चीज हुआ। ग्वालियर के तात्या टोपे जो नेतृत्व कर रहा था उसको भी जंगलों में भटकने के बाद मार दिया गया। बाबू कुंवर सिंह, एक तरह से कह सकते हैं कि बाबू कुंवर सिंह भी हाथ में गोली लग गया था और वो हाथ को काट दिया, उसकी भी बाद में मृत्यु हो गई। एक तरह से बहादुर शाह बंदी बना लिया गया और उसे रंगून भेज दिया गया। तो अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहा जिसके कारण विद्रोह को आगे बढ़ाया जाता और लगभग एक तरह से फाइनली कहा जाए तो फाइनली के रूप में अगर देखा जाए तो 3-4 महीनों के बाद ही विद्रोह को अंतिम रूप से संपन्न हो गया। लगभग जनरल रैंड 1858 में, ठीक है, और जनरल निकलसन जो थे हडसन सितंबर 1857 में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बरेली में कब्जा कर लिया। एक तरह से पूरी तरह से 1858 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की या और ब्रिटिश सरकार के द्वारा विद्रोहियों को दमन कर दिया गया। ठीक है, कह सकते हैं यहां पर भी विशेष पॉइंट लिखते हैं, विद्रोह के बाद भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सम्राट का शासन आरंभ हो गया। लेकिन इससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि शासन में
शोषणकारी नीति अपेक्षाकृत और सख्त हो गई। कहा जाता है कि विद्रोह के समय रोटी और कमल का फूल, विद्रोह के समय रोटी और कमल का फूल जो था, फूल प्रतीक था और लॉर्ड केनिंग पहला वायसराय बने। तो पहला वायसराय लॉर्ड केनिंग बने, जो पहले गवर्नर था, और एक तरह से कह सकते हैं कि भारत पे ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। तो आज के पाठ में हम लोग क्या देखा? हम लोगों ने देखा 1857 के विद्रोह का इम्पैक्ट क्या पड़ा, और 1857 का विद्रोह के इम्पैक्ट के पहले हम लोग ये देख लिए कि आखिर यह विद्रोह बहुत ही व्यापक पैमाने पर हुआ, सरकार ने इसको दबा दिया, लेकिन आखिर दबाने के बाद आसानी से यह विद्रोह असफल हुआ। आखिर क्या कारण था? तो दो टॉपिक पर हम लोग आज फोकस किए। पहला टॉपिक था कि 1857 के विद्रोह, ठीक है, का परिणाम भारत में क्या हुआ, पॉलिटिकल कंडीशन में क्या परिवर्तन हुआ, और दूसरा था कि इस विद्रोह के असफल होने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। और इस तरह से ये पाठ हम लोग खत्म किया। अगली क्लास में हम लोग, अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 के पहले और बाद के कुछ प्रमुख विद्रोह है जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ, ठीक है, नील विद्रोह कब हुआ, ठीक है, उसी तरह से संथाल विद्रोह कब हुआ, फरायजी विद्रोह कब हुआ। ये सब कुछ प्रमुख क्षेत्रीय और जनजातीय विद्रोह पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे आप काफी लाभान्वित होंगे और इसका रिवीजन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अगले सेशन के लिए हमारे लिए आप इंतजार कीजिए और अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।